हम लोग ना कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि अब पढ़ाने वढ़ाने का जो है वो तो हो चुका, बहुत टाइम हो गया, पढ़ा लिया बहुत, अब पढ़ाना नहीं है, अब बात करनी है। मैं क्लास में आऊँगा बात करने के लिए, बात करके चले जाऊँगा। बातों बातों में अपन लोग पढ़ाई कर लेंगे और आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? क्या बात करेंगे हम? बात करेंगे कि आपका बिजनेस है, आप लोग बिजनेस करते हैं या फिर आप प्रोफेशन करते हैं, सीए की प्रैक्टिस, डॉक्टर की प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या करेंगे आप? तो आप जो है अपना अकाउंटिंग का पीएनएल बनाएंगे और फिर जो आपका इनकम टैक्स है उसे आप स्टडी कर कर देखेंगे, भैया जो खर्चे मैंने डाले हैं अपने पीएनएल में क्या वो अलाउड हैं, क्या कोई और खर्चे भी हैं जो मैंने नहीं डाले पर मुझे डेबिट करना चाहिए था, जो खर्चे डाले हैं बट मुझे नहीं डालना चाहिए था इनकम टैक्स के हिसाब से, तो उसकी प्लस माइनस एडजस्टमेंट करके आप पीजीबीपी इनकम लेकर आएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था कि हर ब्लॉक में आप कैटेगराइज कर लो और उस ब्लॉक में जो ओपनिंग है वो रहेगा, एडिशन जो करा वो रहेगा। ओपनिंग पर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, जो एडिशन किया है उसके 2 भाग कर लेंगे हम लोग। कितना 180 डेज से ज़्यादा और 180 डेज या उससे ज़्यादा पुट टू यूज़ रहा, कितना 180 डेज से कम पुट टू यूज़ रहा। कम वाले पर आधी रेट पर डेप्रिसिएशन पहले साल पे लगाएंगे, बाकी पर पूरी रेट पर लगाएंगे। रेट्स क्या है वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, 5%, 10%, 40%, 20%, 25%, 15%, 40%, ये सब करवा दिया, एक एग्जाम्पल करवा दिया, ये रिपीट हो गया था एग्जाम्पल। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में ही बात करते हैं हम लोग, जितना पढ़ चुके हैं उसके बाद जो है थोड़ी चीज़ें और कंटिन्यू करते हैं। बाला ओ बाला शैतान का साला, देखी पिक्चर आपने, वो जो बाला बाला कर रहे थे, क्या है वो कार्टून, समझ में नहीं आ रहा। लैंड इज एन एप्रिशिएबल एसेट, इसके लिए ये जो है ये लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, मतलब जितनी जगह बन गई है उससे ज़्यादा जगह बनाई नहीं जा सकती, बट फिर भी दुबई ने ऐसा कर कर दिखाया है। दुबई ने क्या किया है, जो वाटर है ना उस वाटर पे जो है रेत डाल डालकर उसे भी एक तरह से लैंड बना दिया है। वैसे बनाई जा नहीं सकती है वो, तो चलो आइलैंड बना दिया तो बना दिया, पर लैंड जो है फिक्स्ड है और इसीलिए वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, वो तो वहीं पर रहती है, अपनी पृथ्वी माता वहीं पर रहती है सर। एज डिमांड इंक्रीजेस, जैसे इसकी डिमांड इंक्रीज होगी इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये डेप्रिशिएट कभी होती नहीं है। लैंड जो है अप्रिशिएट होता है, हाँ कोई एक पर्टिकुलर छोटी जगह का लैंड, उसके आसपास कुछ ऐसी लोकेलिटी बन गई जिस वजह से उसकी वैल्यू गिर गई, फ्यूचर में बढ़ सकती है, आने वाले 100 साल में बढ़ सकती है, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। हाँ जी, लिमिटेड क्वांटिटी है, डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा, वहीं का वहीं लैंड रहेगा, हमेशा रहेगा, इनफाइनाइट लाइफ तक रहेगा। अब बात करते हैं एक और अपन लोग केस की बात करते हैं, पावर जनरेशन अंडरटेकिंग, जो पावर को जनरेट करती है, पावर को जनरेट करके साथ में डिस्ट्रीब्यूट करती है। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन के अलग नेटवर्क बने हुए हैं, बट जो एंटिटी, जो कंपनी पावर को जनरेट करती है या फिर जनरेट करने के साथ साथ जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, उन दोनों की बात करी जा रही है। वो जो है WDV मेथड के अलावा एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसे फॉलो कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, यानी एक्चुअल कॉस्ट का सर्टेन परसेंटेज हर साल पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। जो भी इन्हें ऑप्शन एक्सरसाइज करना है वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर से पहले उन्हें बताना पड़ेगा। जिस भी साल उन्होंने पावर जनरेट करना स्टार्ट करा उस साल उन्हें बताना पड़ेगा कि भैया हम SLM पर फॉलो करना चाहते हैं या WDV पर फॉलो करना चाहते हैं। एक बार आपने बता दिया फिर उसी मेथड को आप फॉलो करेंगे। ये पावर जनरेशन अंडरटेकिंग को एक बेनिफिट दिया है, जो पावर जनरेट करती है या जनरेट करने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। इसे अगर और शॉर्ट में लिखना है नोट्स में तो लिख सकते हैं, पावर जनरेशन अंडरटेकिंग, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैन चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस। एक लाइन में आपकी बात खत्म हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिशनल डेप्रिसिएशन, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो अभी हमने देखा कैसे निकालते हैं वो तो आपको करना ही है, उसके साथ में कुछ प्रोविजंस कहते हैं कि आप अतिरिक्त डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं, उसे एडिशनल डेप्रिसिएशन बोला गया है। यानी डेप्रिसिएशन ये भी है, एसेट की जो WDV ओपनिंग आ रही है या क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन आ रही है, उसी में से डेप्रिसिएशन माइनस होएगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा हम एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी माइनस करने देंगे, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो, और एक ही बार माइनस करने देंगे, बार बार माइनस नहीं करने देंगे। वो क्या कंडीशन यहाँ लिखा है,
एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अलाउड टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यानी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री जो लगा रहे हैं उन्हें मिलेगा। और सब पर नहीं मिलेगा, सिर्फ नए प्लांट एंड मशीनरी पर मिलेगा, शिप्स और एयरक्राफ्ट पर नहीं मिलेगा। शिप्स और एयरक्राफ्ट भी एक तरह का प्लांट एंड मशीनरी है, क्योंकि वो यार एयरक्राफ्ट जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, शिप भी लेकर जाता है, तो एक तरह से प्लांट एंड मशीनरी है ही वो भी, पर उस पर जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं है, और बाकी सारी नई प्लांट एंड मशीनरी पर बेनिफिट है। और जो रेट है एडिशनल डेप्रिसिएशन की वो है 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मतलब जब आप जिस ईयर में लेकर आओगे उस साल जो है आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, साथ में नई प्लांट एंड मशीनरी लगानी चाहिए। जब भी नई प्लांट एंड मशीनरी लगाएंगे तो वो जो एडिशन करी है उस पर 20% का अतिरिक्त डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। बट यहाँ पर भी वही कंडीशन है, अगर पुट टू यूज 180 डेज से कम रहा है तो फिर 50% जो रेट है उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, बाकी 50% नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ये कंडीशन है, एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। आप लोग ये कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन लेने के लिए। यहाँ लिख तो ऐसे दिया है, कंडीशंस वेयर एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अवेलेबल। आप ये लिखिए कि कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड टू गेट एडिशनल डेप्रिसिएशन। कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए, वो कुछ नीचे कंडीशंस लिखी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। पहली कंडीशन कहती है कि प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय द असेसी, अदरवाइज नो एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब हमने कभी सोचा क्या कि हम ये जो एडिशन कर रहे हैं क्या हम हमेशा नया एसेट करेंगे? क्या हम सेकेंड हैंड एसेट को परचेज नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं। आपको कोई टैबलेट मिलता है, आप सस्ता ले लेते हैं, रिफर्बिश मिलता है, कोई सेकंड हैंड मिलता है, OLX पे लेते हैं लोग। अगर आप नहीं लेते, आप बेचते हैं, तो सामने वाला तो ले रहा है ना, तो वो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है, बट अगर वही बिजनेस पर्पस के लिए लिया जाए, प्लांट एंड मशीनरी लिया जाए, तो सेकंड हैंड भी लिया जा सकता है, या और भी कोई एसेट जो है सेकंड हैंड लिया जा सकता है। पर यहां पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पर। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइस और रेजिडेंशियल प्लेस, गेस्ट हाउस, उन वाले प्लांट एंड मशीनरी पर भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फैक्ट्री के अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी लगेंगे, नए प्लांट एंड मशीनरी लगेंगे, उन पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को मिलेगा। ये बात लिखी है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो होते हैं, ऑफिस के अप्लायंसेज होते हैं, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ऑफिस में जो अप्लायंसेज लगे हैं, लाइट वगैरह लगा है, पंखा लगा है, रोड ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं, इन पर भी नहीं मिलेगा। और आखिरी कंडीशन कहती है प्लांट एंड मशीनरी हुज होल और एनी पार्ट ऑफ द कॉस्ट इज डेबिटेड टू P&L while calculating PGBP income of any one previous year. That is either 100% cost already debited or any part is debited in any previous year. Therefore, additional depreciation is allowed only in the first year. इसका मतलब क्या हो गया? एक तो हमने पढ़ा था, आपको मैंने बताया थे कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जहां पर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% P&L में डेबिट करना अलाउड है। अगर आप उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे, आप इंडिया की तरक्की के लिए बिजनेस करते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेसेस करते हैं, या और जगह पे साइंटिफिक रिसर्च करते हैं जहां पर 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L में डेबिट करना अलाउ किया है, तो अगर आपने ऑलरेडी 100% डेबिट कर लिया तो उसके बाद फिर वहां डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी कॉस्ट आपने P&L में डेबिट कर ली है। ये पहली बात है। अगर आप एसेट को लाए और उसके बाद आपने उसमें कुछ डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करा, तो फिर नेक्स्ट ईयर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वो पहले साल ही मिलता है, हर साल नहीं मिलता है। ये कंडीशन कहना चाहती है। तो ये सारी अगर कंडीशन आपको समझ में आ गई है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होना चाहिए, नया प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, ऑफिस प्रीमाइस में इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, ऑफिस के अप्लायंसेज नहीं होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स नहीं होने चाहिए, उसका कोई पहले डेप्रिसिएशन उस एसेट पर चार्ज नहीं होना चाहिए, या 100% उसकी कॉस्ट P&L में ऑलरेडी डेबिट नहीं होनी चाहिए, तब जाकर जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन का पहले साल में बेनिफिट मिलेगा। पर एक ट्विस्ट इसमें ये लेकर आ गई है कि अगर एसेट जो फर्स्ट ईयर में आप लेकर आए उसे 180 डेज पुट टू यूज नहीं हुए, तो फिर आप जो है उसका 50% पार्ट जो है वो इस साल में डाल सकते हैं, बाकी 50% भी मिलेगा बट वो अगले साल मिलेगा। तो उस केस में आप कैरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ था, नेक्स्ट ईयर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, नहीं, वो फर्स्ट ईयर लेंगे, बट फर्स्ट ईयर में 180 डेज नहीं हुए थे, इसलिए आधा उस साल लेंगे, आधा अगले साल लेंगे। अब क्वेश्चन आपके पास कैसा आएगा मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसा आएगा
कि आपने जो है प्लांट एंड मशीनरी लिया। वैसे एक बात बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कई क्वेश्चन में किया हुआ है, डाला हुआ है, कईयों में नहीं डाला हुआ। तो आपकी मर्जी है यार, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं लिखा कुछ भी, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है ना सर। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी लिया, हो सकता है उसमें कोई आप एजम्पशन लिख सकते हो कि भैया इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ये मानकर हमने क्वेश्चन किया है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर क्वेश्चन कहता है एडिशनल डेप्रिसिएशन बताओ, तो फिर तो आप डेफिनेटली बताओगे। कुछ क्वेश्चन में एडिशनल डेप्रिसिएशन का नहीं पूछा, फिर भी निकाल कर दिया हुआ है, तो वो आपको अपनी एजम्पशन लिखनी पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हो, अगर क्वेश्चन में ठीक से नहीं बताया हुआ। क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्लांट एंड मशीनरी लास्ट ईयर में खरीदी थी और उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता था, बट उसे पुट टू यूज जो है 180 डेज से कम हुए थे। इस साल जो है उस पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो पहले आप पिछले साल का कैलकुलेट करेंगे कि WDV कितना आया, फिर उस WDV पर आप पूरी रेट पर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और साथ में ये भूलना मत कि एडिशनल डेप्रिसिएशन पिछले साल 50% लिया होगा, तो 50% इस साल भी लेना है, क्योंकि पिछले साल 180 डेज से कम पुट टू यूज रहा था। ये ट्रिक्स होती है, समझ रहे हैं आप, ये ट्रिक्स होती है, पकड़ नहीं पाते सीए फाइनल में बच्चे, नहीं पकड़ पाते। जैसे मैंने एक TDS वाला भी आपको बताया था कि यदि आपने खर्चा किया और आपने उस पर TDS नहीं काटा और रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो 30% अलाउ नहीं होएगा। अब आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दे दिया कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि आपने जो है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR के बाद पेमेंट करी थी, क्योंकि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR तक नहीं करी, तो डेफिनेटली लास्ट ईयर 30% अलाउ नहीं हुआ होगा, पर इस साल तो कर दी ना, तो इस साल वो 30% का एक्सपेंस डेबिट होगा। ये भूल जाते हैं लोग एडजस्ट करना। ये ट्रिक्स होती है, पेपर में आती है। मुझे तो लगता है एक ट्रिक्स का चार्ट बना लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन में ट्रिक आती है और उसको पढ़कर वैसा ही कर दो आप। एडिशनल डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरर्स को तो मिलता ही है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जो काम करते हैं, साथ में जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का काम करते हैं। जो ऊपर SLM वाला प्रोविजन था उसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन था। यहां पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो, सिर्फ ट्रांसमिशन का काम कर रहे हो, जनरेशन का काम कर रहे हो, तीनों को एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा अगर वो अपनी फैक्ट्री में एसेट को लगाएंगे। एक सर्कुलर आया डिपार्टमेंट का, आपको मालूम है सर्कुलर क्या होते हैं? सर्कुलर क्या होते हैं? चिट्ठी होती है भाई, फॉलो करनी है कर लेना, मर्जी है आपकी। एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड टू असेसी इंगेज इन प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। वैसे देखा जाए तो प्रिंटिंग को ही एक तरह से सर्विस कह लो, या फिर आप वहां भी तो मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा हिस्सा हो रहा है। एक कंफ्यूजन रहती है कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। एक प्रिंटिंग मशीन ही तो लगाई है, प्रिंटिंग मशीन तो लगाई है, कोई फैक्ट्री तो नहीं बनाई, वर्कर्स काम कर रहे हैं, प्रिंटिंग मशीन ही तो है। तो पहले उसमें थोड़ा विवाद चलता होगा, डिपार्टमेंट का ले सकते हो एडिशनल डेप्रिसिएशन। यहाँ भी एक तरह से प्रोसेस चल ही रहा है यहाँ पे भी। तो ये पूरा कामझाम किया है। थक गया यार, 15 मिनट हो गए। एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या आ गया? अच्छा, ये वो एक अलग कंडीशन है, पहले करा दूं क्या ये वाली कंडीशन? ये वाला पहले करा देता हूँ। 32 AC हुआ करता है, 32 AC को हटा दिया प्रोविजन को, 32 AD बचा है लास्ट ईयर से। ये वाला आपको करवा देता हूँ। फिर जो है पावर अंडरटेकिंग का एक थोड़ा सा और करवाऊंगा कुछ कॉन्सेप्ट, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो है आपका ऑलमोस्ट डेप्रिसिएशन तो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। एसेट की क्या कॉस्ट लेनी होती है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना होता है, सब प्रोविजंस कंप्लीट होएगा। फिर हम बात करेंगे कौन से एक्सपेंस जो है पेमेंट बेसिस पर ही अलाउड होंगे। हाँ, मैं आपको एक काम करूंगा, ये जो डेप्रिसिएशन का हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको स्टडी मटेरियल के डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन कराऊंगा। 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, CA इंटरमीडिएट हो गया, फाइनल हो गया, दोनों पर करवा देंगे जितने भी मिलेंगे। काफ़ी तो सेम ही है दोनों के स्टडी मटेरियल में। तो मैं आपको पहले डेप्रिसिएशन की अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की, क्योंकि वो हमेशा आपके पेपर में पूछा ही जाता है। और फिर जो है मैं आपको बाकी छोटे छोटे प्रोविजंस करवाते रहूंगा, और एंड में जो है बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा, डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हमने पढ़ा एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है 20% मिलता है जनरली, जो हमने पढ़ा, और नए प्लांट एंड मशीनरी पर मिलता है, सेकेंड हैंड पर नहीं मिलता है ना। नए प्लांट एंड मशीनरी पर मिलता है और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को मिलता है। हालांकि अगर पावर जनरेशन अंडरटेकिंग है कोई, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी पावर को, उसे भी मिलता है। यहाँ पर एक और बेनिफिट दिया है कि जो पिछड़े इलाकों में, बैकवर्ड एरियाज ऑफ दीज स्टेट्स,
आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। पहले मुझे लगता था, मैं जब अपने टाइम पढ़ता था, करीब करीब आप 7 से जो हो गया 5 साल पहले, 7 साल पहले, 7-8 साल पहले जब मैं इंटरमीडिएट पढ़ रहा था, तब मुझे ऐसा लगता था अच्छा आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ये जो एरियाज हैं, यहाँ पर अगर कोई अपना यूनिट वगैरह लगाता है तो उसे बेनिफिट मिलेगा 35% का। बट नहीं, इन स्टेट के भी नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज में, अगर ये स्टेट बैकवर्ड ऐसे देखने से लगती है, अच्छा ये स्टेट तो बैकवर्ड होगी, बट मैं किसी स्टेट को नहीं बोलना चाहता बैकवर्ड। अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो लिखा है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल के जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उसके अंदर, स्टेट के अंदर जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर अगर कोई असेसी अपनी अंडरटेकिंग सेटअप करता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, 1/4/15 के बाद, डेफिनेटली पुराना होगा तो आपके कोर्स में वैसे भी आएगा नहीं, यानी प्रेजेंटली अगर करता है सेटअप 2015 के बाद, तो उसे 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन की जगह 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये बात यहाँ लिखी हुई है। ये क्या सेक्शन बोलता है? नया सेक्शन है क्या कोई? अच्छा वही सेक्शन है, बस एक एडिशनल बात थी, पहले रह गई होगी इसलिए बाद में लिखवा दी। ओके, अब जो है मैं सेक्शन आपको 32AD करवाने वाला हूँ। ये सेक्शन 32AD बोलता है कि हम डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। डेप्रिसिएशन का तो कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, क्या ब्लॉक कॉन्सेप्ट होता है, कौन कितना डेबिट कर सकता है, सेल वैल्यू माइनस होती है, पुट टू यूज ज़्यादा है कम है उससे आधी रेट पर या पूरी रेट पर डेप्रिसिएशन देखते हो, जो एडिशन होती है उन पर, और एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है नए प्लांट एंड मशीनरी पर, वो सब देख लिया। और अगर बैकवर्ड एरियाज में, इन स्टेट्स में अगर हम लगाते हैं कोई प्लांट एंड मशीनरी, नया सेटअप करते हैं यूनिट, तो फिर 35% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। वही होगा अगर पुट टू यूज कम है तो आधा अभी आधा अगले साल, वो तो रहेगा कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया सेक्शन 32AD का। कंफ्यूज मत होना, डेप्रिसिएशन अलग है, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलग है, और सेक्शन 32AD अलग है। डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन ही है, सिर्फ वो एक बार अतिरिक्त डेप्रिसिएशन माइनस करना अलाउ कर दिया पहले साल अलाउ कर दिया है। कई केस में आधा अभी आधा अगले साल ऐसा हो जाता है, तो वो आपकी एसेट की कॉस्ट को कम करता है। ये वाला सेक्शन एसेट की कॉस्ट को कम नहीं करता है। सेक्शन 32AD, डेबिट 50% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन द P&L इफ, मतलब 15% आंख बंद कर कर जो भी कॉस्ट आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाया है, नया प्लांट एंड मशीनरी, उसका आंख बंद करके 15% P&L में एक्स्ट्रा डेबिट कर दो। डेप्रिसिएशन नहीं है, ऐसे ही 15% डेबिट करने के लिए बोल दिया, कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, याद करने के लिए ईस्ट याद कर लेना, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जुड़े हुए हैं, तो वैसे याद कर लेना। अच्छा, उन एरियाज की बात करी जा रही है। अगर वहां पर अंडरटेकिंग सेटअप होती है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन तो 35% मिलेगा ही नए प्लांट एंड मशीनरी पर, उसके साथ आपको 15% P&L में एवं डेबिट करने के लिए बोल दिया, कर लो। बोल दिया तो बोल दिया, अच्छी बात है। इनकरेज करना चाहते हैं कि आप लोग वहां पर जो है सेटअप करें। कंडीशन आपको कुछ सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है, एसेट एक्वायर्ड शुड नॉट बी सोल्ड फॉर 5 years, अदरवाइज 15% डेबिटेड अर्लियर विल बिकम इनकम एंड क्रेडिटेड टू P&L इन द ईयर ऑफ ब्रीच। जैसे कैपिटल गेन में पढ़ा था कि आपको जो है बेचना नहीं है, 3 साल तक बेचोगे तो फिर जो है आपका वो कैपिटल गेन होगा, या तो डायरेक्टली कैपिटल गेन, या फिर जो नया एसेट आपने बेचा है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कम कर देंगे। जितना गेन टैक्सेबल करना है उससे गेन ज़्यादा आ जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, गेन ज़्यादा आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर आपने जो नया प्लांट एंड मशीनरी लिया, 15% अतिरिक्त ऐसे ही आपने P&L में डेबिट किया और उसे आपने 5 साल के भीतर बेच दिया, खरीदने के 5 साल के भीतर बेच दिया, तो जो 15% डेबिट किया था उसे आप अब क्या करेंगे, P&L में क्रेडिट करेंगे जिस ईयर में आपने कंडीशन को तोड़ा है। नए प्लांट एंड मशीनरी का इस केस में क्या मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूं। नए प्लांट एंड मशीनरी का मतलब है सेम जो हमने डिस्कस किया था इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब ऑफिस में यूज नहीं होना चाहिए, घर पे गेस्ट हाउस पे यूज नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री में लगना चाहिए, वही सारी बातें लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। नॉट यूज प्लांट एंड मशीनरी नॉट इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन गेस्ट हाउस में नहीं होना चाहिए, ऑफिस अप्लाइंसेज पे नहीं है, व्हीकल्स पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी कॉस्ट 100% P&L में डेबिट हो चुकी है उस पर अवेलेबल नहीं है। और जो पर्सनल एक्सपेंस है वो डेफिनेटली आप P&L में डेबिट नहीं कर सकते हैं। तो जितनी बात हमने डिस्कस करी है बस वो हो गई है कि नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में ना ही आपको सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन 20 की जगह 35% मिलेगा, बल्कि 15% एवं P&L में डेबिट करना अलाउ कर दिया गया है एक्स्ट्रा। तो आप 35% तो डेप्रिसिएशन और 15% ऐसे ही P&L में डेबिट कर रहे हो, बट एसेट की कॉस्ट 35% ही कम होगी।
नहीं नहीं 35 नहीं होगी, 35 नहीं होगी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन की रेट और 35% मान लेते हैं कोई एसेट है आपका जिस पर रेट जो है 40% है, प्लांट एंड मशीनरी, उसका डेप्रिसिएशन 40% तो आप लगाएंगे, प्लस 35% जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर नोटिफाइड एरिया में उन रीजन जो है आपका क्या था, आपका वेस्ट बंगाल था, बिहार था, तेलंगाना था, आंध्र प्रदेश था, उसके बैकवर्ड रीजन में लगाएंगे तो 35% का एडिशनल डेप्रिसिएशन टोटल करेंगे कितना हो गया 75%, और 15% एवई पीएनएल में डेबिट कर देंगे तो एसेट की कॉस्ट तो 75% से कम हो जाएगी। ये जो है आपका 75% इसे आप पीएनएल में डेबिट करेंगे और 15% ऐसे ही पीएनएल में डेबिट कर देंगे। आज की क्लास का आखिरी पॉइंट करवा रहा हूँ मैं आपको। पावर अंडरटेकिंग में अगर एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें जो है गेन निकालने का एक तरीका अलग होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और पीजीवीपी इनकम निकालने का तरीका अलग होता है। क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये कि पावर अंडरटेकिंग के पास एक ऑप्शन है कि वो एसएलएम बेसिस फॉलो कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। हालांकि अपनी पहली रिटर्न में बताएंगे हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। अब जो है एसएलएम फॉलो कर वो अपना डब्ल्यूडीवी हर साल कम करे जा रहे हैं। जब वो बेचते हैं वो डब्ल्यूडीवी से अगर ज़्यादा में बेचते हैं तो क्या होएगा और डब्ल्यूडीवी से कम में बेचते हैं तो क्या होएगा, वो लिखा हुआ है। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू से उन्होंने कम में बेच दिया, रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही थी हर साल डेप्रिसिएशन लगाकर 2019-2020 में 2020 में आ रही थी आपकी, मान लेते हैं अगस्त 20 में आ रही थी 5 लाख रुपए और आपने बेच दिया 4 लाख रुपए में, तो यानी कि आपको इनकम टैक्स वालों ने कहा था कि आप 5 लाख पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं धीरे धीरे आने वाले टाइम में जो बचा हुआ है, और 4 लाख ही आपको रिकवर होते हैं। तो यहां पर बोल दिया एक एडिशनल सिर्फ पावर अंडरटेकिंग के लिए बोला है कि आप 1 लाख जो आपके नहीं हो पाए रिकवर उसे आप पीएनएल में डेबिट कर लो। सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में अलाउ कर दिया, उसे टर्मिनल डेप्रिसिएशन नाम दे दिया कि जो एंड में डेप्रिसिएशन बच गया है उसे आप डेबिट कर लो। पर बाकी एसेट के केस में ऐसा नहीं होता। बाकी एसेट के केस में कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैपिटल गेन निकलता है, कैसे उसमें कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, वो मैंने आपको पेंडिंग रखा हुआ था लास्ट क्लास में कैपिटल गेन के वीडियोस में, तो यहाँ पर वो डिस्कस होगा आने वाली क्लासेस में। ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन सिर्फ पावर अंडरटेकिंग के लिए है कि अगर आप डब्ल्यूडीवी से कंपेयर बेचते हैं तो जो बैलेंस बच गया है उसे आप टर्मिनल डेप्रिसिएशन के नाम दे देंगे और उसे पीएनएल में डेबिट कर देंगे। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो आपको देखना है क्या सेलिंग प्राइस जो आपकी है वो एक्चुअल परचेज प्राइस से भी ज़्यादा है। यानी मान लेते हैं यहीं पर कि आपने एसेट को बाई किया था इस एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए का, डब्ल्यूडीवी रह गई है 5 लाख रुपए जैसे यहाँ पे थी, बेच रहे हैं आप 12 लाख रुपए में, तो जितने पर ओरिजिनली बाय किया अगर उससे ज़्यादा पर बेच रहे हैं सिर्फ पावर अंडरटेकिंग के केस में, तो जितना आपने सेलिंग प्राइस से ज़्यादा में बेचा है उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। मतलब अगर आपने 12 लाख में बेच दिया एसेट पावर अंडरटेकिंग का तो 2 लाख रुपए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होएगा इस केस में। और डब्ल्यूडीवी से ज़्यादा जो कॉस्ट है और जो डब्ल्यूडीवी है, तो डब्ल्यूडीवी से ज़्यादा जो बेचा कॉस्ट तक, वो आपका पीजीबी में इनकम मानी जाएगी बैलेंसिंग चार्ज की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हो गया कि पावर अंडरटेकिंग जो है उसके केस में एक तो एसएलएम का फायदा है, आप मेथड फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप बेचेंगे सेल करेंगे कोई भी एसेट, हर एसेट के लिए है, यहाँ पे डब्ल्यूडीवी के हिसाब से नहीं है। ये जो पावर अंडरटेकिंग है ये हर एसेट की बात कर रहा है। हाँ जी, अगर आपने उसको डब्ल्यूडीवी से कम पर बेच दिया, डब्ल्यूडीवी थी 5 लाख रुपए, आपने 4 लाख में बेच दिया, तो कहते हैं कि आप 1 लाख और पीएनएल में डेबिट कर लो टर्मिनल डेप्रिसिएशन के नाम से, सेक्शन 32 में, हाँ सब सेक्शन 1 में। और अगर आपने ज़्यादा में बेचा है तो चेक करो कि कहीं आपने जितने में खरीदा था उससे तो ज़्यादा में नहीं बेच दिया है। बात समझ रहे हैं आप? कम में बेचा है, डब्ल्यूडीवी से कम में बेचा है तो पीएनएल में डेबिट करो, और अगर डब्ल्यूडीवी से ज़्यादा में बेचा है तो पीएनएल में क्रेडिट करो। आपने अकाउंटिंग में शायद नहीं किया होगा क्रेडिट, तो आपको पीजीबी में ऐड करना पड़ेगा अगर आपने डब्ल्यूडीवी से ज़्यादा में बेचा है। पर अगर आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट से भी ज़्यादा है तो कॉस्ट से जो ऊपर वाला पोर्शन होएगा वो तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, और कॉस्ट प्राइस तक जो डब्ल्यूडीवी से ज़्यादा की अमाउंट होगी वो पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगी। ये बोला गया है सर। जब आपका खर्चा होता है तो हम पीएनएल में डेबिट करते हैं ना, तो अतिरिक्त आपको अगर पैसा मिल जाएगा डब्ल्यूडीवी से तो पीएनएल में क्रेडिट भी करेंगे, ये बोल दिया गया है। डेबिट अलाउड है तो क्रेडिट भी करना पड़ेगा। और ये जो था आपका जो है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा डेप्रिसिएशन के बारे में
बेसिकली डेप्रिसिएशन में जो कॉस्ट हम लेते हैं उसके बारे में जो है पूरी डिस्कशन होगी। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स में वो भी डिस्कशन होगी। तो एट लेंथ जो है आपका पूरा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं आपको स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर जो है आपका रिमेनिंग चैप्टर हम करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और अगर कोई सजेशन है, सुझाव है तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।